छात्र राजनीति से पत्रकार, नेता, फिर ज्योतिषी। प्रस्तुति ग्वालियर हलचल सांविधानिक। नमस्कार, आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य सत्येंद्र गुरुजी, जिनको ग्वालियर चंबल संभाग के जो लोग हैं वो मूलतः श्री सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी के नाम से जानते हैं। आज हमारा जो ग्वालियर हलचल यूट्यूब चैनल है वो इनका विस्तार से इंटरव्यू लेगा, एक प्रकार का इनकी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दी जाएगी। तो मेरा पहला सवाल आदरणीय सत्येंद्र जी से है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम और आगे के सवाल पूछेंगे आपसे। मेरा जन्म 1962 में भिंड जिले के ग्राम मानड़ और तहसील मेहगांव, वहाँ जन्म मेरा हुआ था। लेकिन शिक्षा के को देखते हुए हमारे और भाई बहनों के लिए एक बेहतर जीवन यापन हो, पिताजी पूरे परिवार सहित ग्वालियर आ गए थे 1965 में। तब से ग्वालियर में ही है। आपका जन्म के बारे में आपने बताया, छात्र जीवन में आप राजनीति आपने प्रारंभ कर दी थी, ऐसी भी जानकारी मिली है। राजनीति के बारे में बताएं अपनी। छात्र राजनीति की बात शुरुआत करते हैं तो हायर सेकेंडरी लेवल पे ही हम जीवाई राव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। उस समय एक छात्र आंदोलन चला था छात्रों की समस्याओं को लेकर। उसमें सैलन सली कॉमरेड बहुत बड़े छात्र नेता रहे, साइंस कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे, वो बादल सरोज प्रमोद प्रधान, इन लोगों की एक यूनियन थी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI। उसमें हम लोगों ने ज्वाइन करके काफ़ी कुछ आंदोलन किया। और उसके बाद जब हम कॉलेज लाइफ में आए तो साइंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है, वहीं से ग्रेजुएशन किया है। तो छात्र राजनीति में जो छात्र संघ चुनाव होते थे उसमें लोगों को लड़ाते थे, किसी को जिताना किसी को हरवाना। लेकिन हमने चुनाव कभी नहीं लड़ा, क्योंकि हम तो छात्र राजनीति में मेकर की भूमिका निभाई है। आप बहुआयामी प्रतिमा के धनी हैं, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया। मालूम हुआ है कि आप माया मैगजीन में भी आपके आर्टिकल आए। जी, 1983 से लेकर 87-88 तक काफ़ी कुछ फ्रीलांसिंग की। पंजाब समस्या को लेकर मेरा दैनिक भास्कर में लगातार 3 दिन इंटरव्यू आया, काफ़ी कुछ विश्लेषण किया था पंजाब समस्या को लेकर। इसके अलावा स्पोर्ट्स के मैच वगैरह होते थे रूप सिंह स्टेडियम में, सिंधिया इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट, उसको मैंने कवरेज किया। माधवराव सिंधिया जी उस समय थे। इसके अलावा डॉक्टर रमेश सिकरवार, गोपाल गैमलर गिरोह, ये इन सब के इंटरव्यू वगैरह लिए और इनकी स्टोरियाँ बनाई। माया, सत्य कथा, मनोरम कहानियाँ, लोकल के अखबार, भोपाल के अखबार, दिल्ली के अखबार, प्रचंड है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैगजीन्स अखबार, उनमें काम किया। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुझे अधिमानता पत्रकार भी के रूप में भी दिया गया दर्जा। और मैं करीब 2005 तक मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा, लेकिन अन्य कारणों में व्यस्त होने के कारण पत्रकारिता छोड़ दी। आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अर्जुन सिंह जी से भी आपके पारिवारिक संबंध रहे, आपके परिवार के पिताजी के। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी भारत की बहुत बड़ी शख्सियत थे राजनीति में। और उनसे हमारे पिताजी जो कि भिंड जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और AICC के मेंबर भी थे, दिल्ली रहते थे। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वो राष्ट्रीय महामंत्री थे। इस नाते पिताजी के और अर्जुन सिंह जी के संबंध 1967 से थे। तो बहुत गहरी उनकी आपस की मित्रता थी। और मित्रता तभी तक बड़े लोगों के साथ में चलती है अब तक कोई मांगे नहीं। पिताजी ने जीवन में उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी थी। जब भी बीमार हुए पिताजी उनको देखने अर्जुन सिंह जी आए। जहाँ भी हम रहे, जब भी ग्वालियर में आते तो घर पर जरूर आते थे। तो उसके बाद जब राजनीति में आया तो अर्जुन सिंह की छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में ही मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। कांग्रेस में पर्यावरण सेल का प्रदेश का सहयोग उन्होंने मुझे बनाया। जब उन्होंने अपनी पार्टी नरसिंह राव से अलग होकर बनाई तब भी मुझे प्रदेश के पर्यावरण सेल का उन्होंने सहयोग बनाया। उनके साथ कई ऐसी यादें हैं जो राजनीति में उन्होंने जो बताया, हमको मिशन दिया, वो हमने पूरा किया। तो उन जैसा शख्स तो वास्तव में राजनीति में कोई हो नहीं सकता दूसरा।
पशु कल्याण के क्षेत्र में मेनका जी का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध है, आपने उनके साथ भी काम किया, थोड़ा बताएं। मेनका जी से हमारे संबंध 1983 में हुए, जब उन्होंने इंदिरा जी को छोड़ के अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय संजय मंच। उस समय उन्होंने मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया था। उन्होंने टिकट भी बाद में विधानसभा को ऑफर दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया। टिकट में चुनाव लड़, मुझे 2 बार जीवन में मौका मिला विधानसभा चुनाव लड़ने का, मैंने दोनों बार टिकट ठुकरा दिया। तो उन मेनका जी के साथ में लगातार रहे 1983 से हम। तो 1996 में उन्होंने एक अपनी संस्था बनाई, NGO पीपल फॉर एनिमल्स। पीपल फॉर एनिमल्स का उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश चैप्टर का अध्यक्ष बनाया था। तो इस दौरान मैंने 5-7 साल करीब काम किया। कुत्तों की नसबंदी और मोबाइल एम्बुलेंस से घायल जानवरों को उठा के गौशाला ले जाना। मध्य प्रदेश में पहली बार मैंने गौशाला का निर्माण किया NGO के माध्यम से। आज तक कोई गौशाला नहीं थी जो किसी NGO ने बनाई हो। उस समय मेनका जी ने बहुत सपोर्ट किया। उनके मार्गदर्शन में हमारी संस्था ने अनेक सफलतापूर्वक आयोजन पशु कल्याण के क्षेत्र में किए। तो वही संबंध मेनका जी से हमारे थे, जो राजनीति की वजह से उन्होंने अपनी एक पार्टी शक्ति दल बनाई सन 2002 में। उसका भी मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया प्रदेश में। तो मेनका जी से मेरे संबंध हैं, बहुत अच्छे हैं, अभी भी है। हम अपने मूल सवाल पर हम आते हैं कि आप एकाएक ज्योतिषाचार्य हो गए, एकाएक ज्योतिष के क्षेत्र में आपका नाम हो गया। जहाँ तक मुझे जानकारी है, करीब 20 साल पहले आपको ज्योतिषी का उतना ही ज्योतिष का ज्ञान था जो एक आम आदमी का है। अब आप एक प्रखंड ज्योतिषाचार्य हो गए, ये एकाएक कैसा हुआ, थोड़ा सा विस्तार से और गहराई से बताना। ऐसा जैसा आम आदमी होते हैं उसी तरह हम भी हैं। हम भी आम आदमी से हटके नहीं हैं। हुआ ये कि मैं ईश्वरवादी हूँ, भाग्यवादी हूँ और थोड़ा सा आस्तिक भी हूँ, पूजा पाठ करता ही हूँ। 2007 में मैंने साईं बाबा शिरडी वालों को अपना गुरु बनाया और मैं जो कुछ भी आज हूँ शिरडी के साईं बाबा की कृपा से हूँ। और मैं वहाँ लगातार जा रहा हूँ सन 1989 से। और उनकी कृपा से ही अचानक सन 2007 के आखिर में मुझे ज्योतिष की कृपा हुई। उनको गुरु बनाने के साथ साथ ही दत्तात्रेय भगवान के यहाँ भी आता हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उसके बाद में ज्योतिष की कृपा हुई और ज्योतिष की कृपा से फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं भी ज्योतिषी बन सकता हूँ या बन गया हूँ। फिर मैंने लोगों की क्वालिटी देखना शुरू की। धीरे धीरे मुझे आत्मज्ञान इतना मिल गया कि बगैर पढ़े ही, बगैर सीखे ही, बगैर किसी को गुरु बनाए ज्योतिष का मुझे ज्ञान हो गया। और जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ज्योतिष बनने की खबर सबसे पहले ग्वालियर अंचल में आप ही ने छापी थी कि रातों रात ज्योतिषी बने भदौरिया जी। इसको लेकर शहर में काफ़ी चर्चा चली। कई लोगों ने पहले इसको हंसी में लिया, मजाक में लिया, क्योंकि वो देखते थे ये पत्रकार रहे, राजनीति में रहे, इन्होंने बिजनेस किए, तो ये अचानक ज्योतिषी कहाँ से बन गए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब आना शुरू किया, मिलना शुरू किया और जब हमने उनके बारे में बताना शुरू किया, तब लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि हाँ ये ज्योतिषी है, स्थापित ज्योतिषी है। अच्छा, इन 15-17 सालों में ज्योतिष के क्षेत्र में आपको देश के काफ़ी बड़े पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, थोड़ा सा बताएं उन पुरस्कारों के बारे में। ज्योतिष कुछ उपाधि भी मिली है आपको? ज्योतिष के क्षेत्र में मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है झारखंड देवघर से। ज्योतिष के क्षेत्र में मुझे नागपुर से PhD की गोल्ड मेडलिस्ट उपाधि मिली है। इसके अलावा राज ज्योतिष, ज्योतिष विभूषण, ज्योतिष मार्तंड, विद्या अलंकार, 50 तरह की शास्त्री, आचार्य, ये सब उपाधियाँ मिली हैं। ये सब उपाधियाँ या सम्मान इसलिए मिले हैं कि मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में जो पारंपरिक ज्योतिष था किताबों के आधार पर, उसको लेने के साथ साथ मैंने अनुभव के आधार पर भी ज्योतिष को विकसित करने की कोशिश की है कि अगर किताब में दिया है कि कोई ग्रह इस घर में बैठा है तो ये फल मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा तो क्या गड़बड़ है। तो मैंने अपने स्तर पर शोध किया कि प्रैक्टिकली नॉलेज और प्रैक्टिकल जो जातक के ऊपर बीत रहा है उसके हिसाब से हमको उपाय बताना चाहिए, रेमेडी बताना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष इतना गूढ़ विषय है कि इसमें आपस में इतना अंतर विरोध है कि इसको पढ़ के ही यदि आप निर्णय करके किसी का भविष्य फल बताने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ा जाओगे। और इसलिए
ज्योतिष में भविष्यवाणी करने के लिए आपकी इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा, आपका पूजा पाठ, आपका जाप और इष्ट की आपके ऊपर कृपा ये होनी चाहिए, तभी आप ज्योतिष में प्रेडिक्शन कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। वैसे तो प्रेडिक्शन कोई भी कर देता है ज्योतिष की किताब पढ़कर, सफल वही होता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और जहाँ तक मेरे ऊपर कृपा की बात है तो मैं तो लगातार पूजा पाठ में व्यस्त रहता हूँ, शाकाहारी हूँ और विशुद्ध रूप से मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता हूँ। ये भी एक उसका कारण हो सकता है कि ईश्वरी अगर हम अपने आप को भ्रष्ट करके पूजा पाठ करेंगे या ज्योतिष के नाम पर लोगों को ठगना शुरू करेंगे तो ये विद्या चली जाएगी, ये हम भी समझते हैं। आपने टीवी पर भी काफी लोगों को ज्योतिष संबंधी उपाय बताए हैं, समाधान किया। ग्वालियर में KMJ न्यूज चैनल शुरू हुआ था 2010 में। उस KMJ न्यूज चैनल में एक हमारा कार्यक्रम आता था आपके सितारे। तो ग्वालियर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूज चैनल पर ज्योतिष का कार्यक्रम आता। उस समय 1 घंटे का कार्यक्रम आता था सुबह और शाम। उसमें शहर के लोग डायरेक्ट फ़ोन करते थे और हम उसको लैपटॉप पर ऑनलाइन उनकी जन्मपत्ति देख के उनके सवालों के समाधान उनको बताते थे और उनको जानकारी देते। वो कार्यक्रम इतना सफल रहा, करीब 1.5 साल चला और 1.5 साल में करीब हमने 7-8 हज़ार के आसपास लोगों की हमने कुंडलियों की विवेचना लगातार की। और चूंकि वो चैनल बंद हो गया, अन्यथा वो कार्यक्रम चलता तो बहुत ज़्यादा ग्वालियर के लोगों को लाभ मिलता। तो उसी की वजह से मुझे काफ़ी कुछ पहचान ग्वालियर में मिली है। और ज्योतिष के क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी 5-7 संस्थाएं हैं और उसमें मैं वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ और खुद की मेरी संस्था है जो हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराई है, अखिल भारतीय ज्योतिष भविष्य मंथन। अखिल भारतीय भविष्य मंथन इस संस्था की इकाइयाँ 22 राज्यों में काम कर रही हैं और हम लोग समय समय पर संस्कृति समाज कल्याण के लिए ज्योतिष के उपाय इस क्षेत्र में काम करते हैं। भारत की एकता अखंडता बनी रहे और अपनी संस्कृति अक्षुण्ण रहे और साथ साथ ज्योतिष के बारे में जो भ्रम है लोगों को वो दूर किया जाए और ज्योतिष के लाभों से लोगों को लाभान्वित कराया जाए, ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। ज्योतिष के क्षेत्र में आपने कई किताबें भी लिखी हैं जो ऑनलाइन मंगाई जा सकती हैं, लोग पढ़ते भी हैं, थोड़ा उस बारे में विस्तार से बताएं। ग्वालियर में पहली बार ऐसा हुआ कि ज्योतिष के क्षेत्र में किताब ग्वालियर की किसी लेखक ने लिखी। सबसे पहली मेरी किताब 2013 में आई थी, संपूर्ण ज्योतिष के ऊपर थी, ज्योतिष सागर। उसके बाद ज्योतिष सागर के 4 संस्करण निकले। उसके बाद मैंने ज्ञान सागर किताब लिखी जो लोगों को स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आती है। उसमें प्रेरक कथाएं हैं, प्रेरक प्रसंग हैं और अनमोल वचन हैं, जीवन के जो अनुभव हैं जिनसे अब युवा पीढ़ी को और लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस तरह का एक खजाना बना के सागर को गागर में भरने जैसा बनाया उसको, ज्ञान सागर को। उसके भी 4 संस्करण छप चुके हैं और इसके साथ साथ फिर हमने एक ज्योतिष ज्ञान सागर बनाई। छोटे छोटे ज्योतिष के उपाय करके आदमी किस तरह अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है बगैर किसी पैसा खर्च करके, ज्योतिष के सरल उपायों से अपने जीवन को सरल बना सकता है। तो ये सब हमारी किताब है। कुल मिला के करीब 17 किताबें निकल चुकी हैं, इनके संस्करण निकल चुके हैं। एक मेरी छोटी किताब है सर्वोत्तम पूजा, उसमें जितने भी मंत्र और जाप हैं उन सब का मैंने हिंदी अनुवाद करके दिया है। वो सभी को निःशुल्क देता हूँ, जो भी कुंडली दिखाने लोग आते हैं और उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरह मिला के करीब जो किताबें हैं मेरी, ये सब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल होती हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तभी इनके बराबर संस्करण निकलते जा रहे हैं। तो इससे लोगों को लाभ भी हो रहा है, लोग किताब परचेज भी करते हैं और काफ़ी इससे पब्लिसिटी होती है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ये किताबों का प्रचार प्रसार है। अच्छा, विज्ञान है वो ज्योतिष को नहीं मानता, वैज्ञानिक नहीं मानते, कुछ ऐसा बताएं कि लगे कि हाँ ज्योतिष भी विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है और ये हमारे पुरातन सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने पहले से लिख दिया, तैयार किया। आज जो 100 साल का पंचांग बाजार में है, वेंकटेश प्रेस बम्बई द्वारा निकाला गया है,
अब तो दिल्ली में भी निकाला है फ्यूचर पॉइंट वालों ने, 100 साल का पंचांग निकाल दिया कि अगले 100 साल तक कौन सी तिथि कब आएगी, त्योहार कब पड़ेंगे। ये ज्योतिष की गणना से ही है। इसके साथ साथ जैसे मौसम वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं, कई बार उनकी भविष्यवाणी फेल भी हो जाती है, बड़ा अनुसंधान करते हैं। वैज्ञानिकों को अपने बारे में जो बड़ा भ्रम और आडंबर रहता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने शोध किया है, तो हमारे पास तो हर चीज़ का एविडेंस है। तो ज्योतिषी जरा से जो थोड़ा बहुत उन्होंने देख लिया, ज्ञान ले लिया, इनको कहाँ से नॉलेज है। तो जरूरी नहीं है ज्योतिष बनने के लिए आपको PhD पास होना चाहिए। 5वां क्लास का बच्चा भी आगे चल के ज्योतिषी बन सकता है। सूरदास कौन से डिग्री होल्डर थे, लेकिन वो बहुत अच्छे गायक थे, उन्होंने बहुत पद लिखे। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा रामचरितमानस की रचना की, अवधी भाषा में रचना की। कौन से सीखने गए थे तुलसीदास जी? अच्छा, हमें ग्वालियर अंचल के पाठकों को, दर्शकों को बताएं, क्या किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका, जन्म तारीख देखकर, कुंडली देखकर कैसे भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, भूतकाल के बारे में आप बता देते हैं कि आप उनके बारे में जानते तक नहीं है? ये सब चीजें तब होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैं समझ लूंगा कि हम जो जीवन भोग रहे हैं, ये हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं। पिछले जीवन में जो हमारे किए हुए कर्म है, वो जन्म में भाग्य बन के आए हैं। और आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, यदि भाग्य आपका प्रबल है, भाग्य आपके अनुकूल है, तो आपको सफलताएं मिल जाती हैं। कई बार आप देखते होंगे कि बहुत मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती है, और कई बार जरा सी मेहनत के बाद सफलता मिलती है, घर बैठे सफलता मिल जाती है। यही सब ग्रह चक्र हैं। तो व्यक्ति का यदि जन्म का समय बिल्कुल सही है, तारीख सही है, स्थान सही है, माह और सन सही है, तो उसके बारे में कोई सुयोग्य ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा होने के लिए ज्योतिषी को ईमानदार होना पड़ेगा, व्यवसाय नहीं बनाना पड़ेगा। यदि व्यवसाय बनाओगे ज्योतिष को, तो फिर कहीं ना कहीं कृपाएं कम हो जाती हैं। गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। तो वो सब बता दिया जाता है कि जैसे संतान का जन्म ऑपरेशन से होगा, तो वो पहले ही बता दिया जाएगा। चश्मा कब लग गया उम्र में, वो सब पहले बता दिया। शादी किस दिशा में होगी, शादी कब होगी, ये बता। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या आप या कोई भी बड़े ज्योतिषी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली देखकर कैसे बता देते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है या हमारे पिताजी को ये स्थिति है, जबकि आप यहीं बैठे हो, उनके परिवार के बारे में जानते नहीं? थोड़ा सा बताएं जरा एक गूढ़ बात। देखिए, जन्म कुंडली में पहला घर होता है शरीर, लग्न, इसे कहते हैं। उससे अंदाज हो जाता है कि आदमी का जन्म जहाँ हुआ, उसके पास किस देवी देवता का, भगवान का मंदिर है, वो तक बता दिया जाता है। सेकंड घर होता है लाभ का स्थान। आदमी के ग्रह के अनुसार, जो ग्रह बैठा है वो अगर अच्छा ग्रह है तो ज्यादा लाभ मिलेगा, उसी के ग्रह के माध्यम से मिलेगा। जो ग्रह के कार्य है उसके द्वारा मिलेगा। जैसे मान लो बुध है, तो आदमी को बुद्धि से पैसा मिलेगा, पढ़ाई लिखाई से मिलेगा, सर्विस से मिलेगा, बिजनेस से, बिजनेस में अभी दिमागी बिजनेस से मिलेगा, तो मैनेजमेंट से मिलेगा। तो इस प्रकार। और यदि अगर शनि बैठा है, तो उसको शनि संबंधी कामों से मिलेगा, खजानों से, बिल्डर से, इस तरह से। तीसरा घर होता है पराक्रम का। आपका पराक्रम किस प्रकार का है? अगर मंगल अच्छा है, तो आप मंगल तो बहुत अच्छे, ज़्यादा साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। तो इससे पता सब जानकारी मिलती जाती है। चौथा घर होता है माँ का। चौथा घर सुख स्थान भी होता है। जो बच्चा माँ की सेवा करता है या माँ के साथ में अच्छा व्यवहार रखता है, उसको जीवन में सुख शांति मिलती है। और जो माँ को सताता है, परेशान करता है, उसको सुखों में कमी आती है, क्योंकि चौथा घर सुख का भी है, चौथा घर माँ का भी है। एक ही अखबार में पूरे 12 घर हैं। 5वां घर अध्ययन का हो गया, संतान। 6वां घर रोग शत्रु का हो गया, 7वां पत्नी का हो गया, 8वां मृत्यु स्थान हो गया, 9वां भाग्य हो गया, 10वां व्यवसाय का हो गया, 11वां इनकम का हो गया, 12वां खर्चे का स्थान हो गया। इन सब में बैठे हुए ग्रह से सब पता पड़ता जाता है कि आपकी माता पिता की स्थिति क्या है, भाई बहनों की स्थिति क्या है, आपकी इनकम कैसी है, आपके पिछले जीवन कैसे रहे, आपका चरित्र कैसा है और कैसा रहा है। ये सब चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। आपको किस प्रकार की बीमारियां होंगी, आपकी लगभग आयु कितनी होगी, आपका बुरा समय कब निकला, अच्छा समय कब निकला, आगे आने वाला फ्यूचर। देखिए, जो ज्योतिषी पुराना बीता हुआ समय बता देगा सही सही, बगैर पूछे।
जातक से। अब आपने मुझे अपना बीमारियां सब बता दी, मेरे को साहब ये है, ये समस्या है, इलाज तो कोई भी लिख देगा। आप आए कुंडली दिखाई, साहब मैं बड़ा समय समस्या ग्रस्त हूँ, नई समस्या बताऊँ आपको, कब से बीमार हो, कब से तकलीफ है आपको, बीमार से मतलब ग्रहण के उपचार, क्या आपको काम भी बन रहा है या घाटा हो रहा है या घर में परेशानी है, घर में कलेश है, इस तरह के जो काम होते हैं तो वो सब जन्म पत्री से बता दिए जाते हैं। और जब पिछला हम बता देंगे सही तो अगला भविष्य फल भी हम सही बता देंगे, बस शर्त ये है कि आदमी को उपाय करना पड़ेंगे। दूसरा ये कुछ नास्तिक लोग जैसे रहते हैं, भविष्य को नहीं मानते, ज्योतिष को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो ऐसा क्या आपके पास कुछ ऐसा प्रभाव है जो वो मानने को मजबूर करे? ऐसा है, देखिए, मतलब वो खुद ही मन से माने कि हाँ वास्तव में ये भी एक साइंस है। देखिए, अगर कोई सोया होता है तो उसको आप जगा सकते हो, और जो जानबूझ के सोया हुआ है उसे नहीं आप जगा सकते। और नास्तिक लोग कलयुग में नहीं है, नास्तिक लोग सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, भगवान राम के समय। भगवान राम के समय रावण थे जो उनको बोलते थे कि साधारण मानव है, नहीं मानते थे। कृष्ण जी के युग में, द्वापर युग में भी कंस जैसे लोग थे, जरासंध जैसे लोग थे जो उनको भगवान नहीं मानते थे। आपके पास और हमारी आपके सर्किल में ऐसे लोग आए क्या जो भविष्य को नहीं मानते थे, ज्योतिष को नहीं मानते थे, लेकिन कुछ दिक्कत में आए? कुछ लोग जो नहीं मानते हैं ना, जब वो किसी न किसी प्रकार की परेशानी में फंस जाते हैं, कोई कानूनी केस में फंस जाए, बीमार हो जाए, घर में परेशानी, बच्चों की परेशानी, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा बच्चों की, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, सब प्रयास करने के बाद तब वो भटक के आते हैं। वो जब हम उनको बताते हैं उनके बारे में तो उनको बड़ा आश्चर्य भी होता है कि सब आपने कैसे बता दिया, और फिर धीरे धीरे मानने भी लगते हैं। एक चीज़ और है, ज्योतिष ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी कभी भी नहीं माने या माने। जब तक आप किसी ज्योतिषी से नहीं मिलोगे और अपने बारे में डिस्कशन नहीं करोगे, और अगर ज्योतिषी अगर योग्य विद्वान है तो वो आपको ऐसा इतना बता देगा कि आप जीवन भर के लिए ज्योतिष के सामने नतमस्तक हो जाओ। मतलब पहले से धारणा बनाना ठीक नहीं है किसी भी क्षेत्र में। धारणा तो किसी के बारे में नहीं बनाना चाहिए। अब मान लीजिए एक डॉक्टर के इलाज से, इलाज करने के बाद भी पेशेंट खत्म हो जाता है, डॉक्टर तो इलाज करता है, तो उसका भाग्य खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मेडिकल साइंस ही खराब है। लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में क्या होता है कि किसी ज्योतिष ने गलत बना दिया या उसको ठग लिया रत्न के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, तो वो एक आदमी सब जगह बोल देगा कि साहब ज्योतिष शास्त्र कुछ है ही नहीं, सब मनगढ़ंत है, सब बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, सब शास्त्र हैं, सब विधि विधान है। अच्छे लोग आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, बुरे लोग भी हर फील्ड में मिल जाएंगे। तो ये है कि हमारा भाग्य है कि हम सही जगह मिल गए, और आपको जैसे आपका जब तक समय अच्छा नहीं आएगा सही दिशा भी आपको नहीं मिल पाएगी। अच्छा, विवाह के पूर्व लड़का लड़की की जन्म कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है, और नहीं मिलाते तो नुकसान क्या होता है? देखिए, विवाह पूर्व कुंडली का मिलान होना बहुत जरूरी है। ये एक सावधानी बतौर होती है, उससे मालूम पड़ जाता है कि आगे चल के संतान होगी कि नहीं होगी, होगी तो कष्ट से होगी। दूसरा, इनका वैवाहिक जीवन कितना चल पाएगा। अगर मंगल दोष है किसी एक को, पति या पत्नी में से, लड़के लड़की में से, तो दूसरा अगर मंगली नहीं है तो दाम्पत्य जीवन बहुत खराब रहेगा। और वो इसलिए मिलान करना जरूरी है कि आगे की पूरी मैरिज लाइफ, जितना आदमी जिंदगी जीता है उससे ज़्यादा जीना पड़ता है उसको दाम्पत्य जीवन के रूप में। तो वो सुखमय रहे, परिवार उसका अच्छा हो, तो उस सब के लिए सावधानियों के तौर पर ये भी रखा जाता है कि कुंडलियों का मिलान। विदेशों में कुंडलियों का मिलान नहीं होता, विदेशी लोग जानते नहीं कुंडली है क्या, नहीं मानते हैं, तो उनके यहाँ सुबह शादी होती है, शाम को शादी छूट जाती है, परिवार रहता ही नहीं है। बच्चे बड़े होते हैं 18 साल के बाद, वो अपना जाके घर बसा लेते हैं। यहाँ जितनी जातियाँ प्रजातियाँ हैं, धर्म है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो केवल दो ही है बस। तो ये मान सकते हैं कि कुछ सालों में कुंडली नहीं मिला रहे हैं जो लड़के, नए लड़के लड़कियां हैं, तो इस कारण से उनमें तनाव है, पारिवारिक और डिवोर्स हो रहे हैं, ये मान सकते हैं? बिल्कुल। नए लड़के लड़कियां भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को ही नहीं मानते। एक तो क्या, मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने, गूगल गुरु ऐसे हो गए हैं कि जो उनको देखना है वही देखते हैं, वो उसमें देख लेते हैं। और कुंडलियाँ वगैरह मिलती नहीं है, क्योंकि आजकल कोई एजुकेशन है,
को एजुकेशन के साथ साथ में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब जगह लड़के लड़कियाँ साथ साथ काम करते हैं। आजकल माता पिता से ज़्यादा पूछने की जरूरत रह नहीं गई है, लड़के लड़कियाँ खुद आपस में शादी करते हैं। कोई बगैर कुंडली मिलान शादी अगर होती है और बाई चांस कुंडली नहीं मिलती, कई बार कुंडलियाँ उनकी आपस में मिलती नहीं होंगी, ऐसा नहीं है, कुछ कुंडलियाँ जो नहीं मिलती होंगी उनमें विवाद पैदा हो जाते हैं। कहीं लड़की का ईगो हर्ट करेगा, कहीं लड़के का ईगो हर्ट करेगा, कहीं कोई बीमार हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, कुंडली में दोष ये क्या होता है? कुंडली में दोष यही तो दोष होते हैं, जैसे मंगल दोष है किसी को, मंगल अंगारक योग है, गज केसरी योग बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु चंद्रमा जिसके यहाँ हो तो गज केसरी हो जाने, हाथी जैसा वो आदमी के घर में बना होगा। हाथी तो नहीं है आजकल, तो वाहन ही होते हैं बड़े बड़े, है ना, विशाल हवेली होगी, ये सब कुछ अच्छे योग भी होते हैं। बुधादित्य योग, सूर्य का बुध की युति, ये ऐसा योग होता है कि कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होगी उसके अंदर। ये सब बहुत सारे गुण हैं। और जैसे राहु का गुरु की युति बहुत खराब मानी जाती है, जिसका गुरु है राहु का, राहु की मंगल की युति खराब मानी जाती है। पितृदोष भी इसमें होते हैं जन्म पत्री में, जैसे भाग्य स्थान पर पितृदोष बैठा है, लग्न में पितृदोष बैठा है तो पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। भाग्य में अगर पितृदोष है, काल सर्प दोष है तो भाग्य में रुकावट डालेगा, आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे। तो उन दोषों की शांति कराई जाती है। अच्छे योग भी होते हैं और अशुभ योग भी होते हैं। अच्छा, आप जाने माने वास्तुविद भी हैं, थोड़ा बताएं कि व्यक्ति को जब वो घर ले रहा है या कोई नए घर में जा रहा है, भली किराए के मकान में या अपने मकान में, तो क्या सावधानी बरते वो? अगर आप अपना मकान बना रहे हैं या किराए के मकान में जा रहे हैं, बात एक ही है कि अपन नई जगह पर रहने जा रहे हैं। तो नई जगह पर जब रहने जाएं, सबसे पहले तो ये देख लें कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, तिथि शुभ है नहीं, दूसरा पंचक में तो नहीं जा रहे। इस सबके साथ साथ जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले ईशान कोण में पूजा की जाती है, नीम को दबाकर, चांदी का नागिन का जोड़ा, शहद की शीशी, थोड़ी सी मिठाई, नारियल रखे जाते हैं, तो खुदाई शुभ की जाती है। और ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर का कोना, ऐसे शुरुआत की जाती है। दूसरा, मकान आपकी जो राशि है उस राशि के अनुसार जो दिशा है उस मकान में यदि आप रहेंगे तो आपको शुभ रहेगा। दूसरा, जैसे आपका आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूरब का कोना, इस कोने पे यदि रसोई है तो बहुत अच्छा है। और यदि आग्नेय कोण के स्थान पर ईशान कोण पर यानी पूर्व उत्तर के कोने पे यदि रसोई है तो घर में परेशानियाँ रहेगी। घर में काम करने वाली जो स्त्री है, वाइफ जिसे कहते हैं, माँ वगैरह, ये बीमार बनी रहेगी लगातार। तो ये ईशान कोण के और ये अपना ईशान कोण है और ये अपना पूरब और आग्नेय कोण है, इनकी बड़ी महत्ता है मकान के मामले, चाहे किराए का हो और चाहे अपना खुद का मकान हो। पानी की यहाँ तक बात है तो अपने को पूरब दिशा में उत्तर दिशा की तरफ पानी की व्यवस्था रखना चाहिए। मकान ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, जमीन के अंदर लगभग एक सा होना चाहिए। और मकान में उत्तर पूर्व का क्षेत्र को साफ रखना चाहिए। लैट्रिन का जो पॉट है उसमें बैठते समय अपना मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा में कतई नहीं होना चाहिए। सोते समय अपना सिर पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में होना चाहिए। आखिरी सवाल भदौरिया जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये कहा जाता है, धारणा भी है कि जो भाग्य में है वही होगा। फिर अगर भाग्य में वही होगा, फिर ज्योतिष सेवा का, ज्योतिष परामर्श का फिर क्या मतलब रहा? भाग्य में वही होगा से तात्पर्य ये है कि आपको सब कुछ जितना मिलना है भाग्य के अनुसार वो मिलेगा, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेंगे। बिगर जो भाग्य है, भाग्य कोई अलग से नहीं आया, भाग्य वही है जो आपके बीते हुए कर्म है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो भाग्य अच्छा बनेगा, बुरे किए हैं आपने कर्म तो आपका बुरा भाग्य मिलेगा। अब मिलेगा वही जो भाग्य में होगा। मतलब तात्पर्य ये है कि यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और यदि आपका भाग्य पहले से अच्छा है तो वो दुगना मिलेगा आपको फल। पुराना भाग्य आपका बहुत खराब है, इस जन्म में आप कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आप संघर्ष करते करते सामान्य जीवन जीते रहेंगे। अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अब जैसे सामान रखा हुआ किचन में, रसोई का भोजन पानी, कर्म करके आपको रोटी पानी सब्जी बनाना पड़ेगी तभी आप खा पाए। आपके भाग्य में है खाना, खाओगे जब आप बनाओगे इसको।
भाग्य में जो भी आपके मिलना है वो सबको प्राप्त करने के लिए आपको सतत कर्म भी करना पड़ेंगे। केवल भाग्य भरोसे अगर आप चादर ओढ़ के लेटे रहे सोते रहे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। भाग्यवादी हो अच्छी बात है, लेकिन कर्म प्रधान आदमी को होना चाहिए। कर्म से ही तो भाग्य बनते हैं। तो ये थे आचार्य डॉक्टर सत्येंद्र गुरु जी। हमारे ग्वालियर अंचल के पाठकों दर्शकों को इनकी जो ज्योतिष परामर्श है बिल्कुल पसंद आएगी। मैं प्रदीप मांडरे, धन्यवाद।